नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे मान जाओ माननीय। देखिए, बीजेपी में अनर्गल बयानबाजी जो है वो थम नहीं रही है और लगातार एक के बाद एक कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं आ रहे हैं, कुछ ऐसे बयान आ रहे हैं जो वाकई ये सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि जो सरकार है, जो संगठन के जिम्मेदार लोग हैं, उनके समझाने के बावजूद भी ये दिग्गज इस तरह की अनर्गल बयानबाजी क्यों कर रहे हैं, क्यों इस तरह की चीजें बोली जा रही हैं, क्यों इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कहीं ना कहीं सवाल उठा रहा है। क्या हो गया है, जिसके मन में जो आ रहा है वो वही बोला चला जा रहा है, क्यों? ये सवाल है, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सुनते हैं और किसने क्या कुछ कहा है वो भी सुनेंगे। मेरे जेब में ब्राह्मण है और मेरे जेब में बनिया है। आप कहते रहे कि एक सेकंड भाई साहब सुनो ना, मेरा वोट बैंक में और मेरे कार्यकर्ताओं में, मेरे नेताओं में जब आप ब्राह्मण रहा तो ब्राह्मण पार्टी कहा और बनिया है तो बनिया पार्टी कहा। दिक्कत तो ये है कि जब एक आदिवासी नेता ने कोई बयान दे दिया जो नहीं देना था उनको, तो उस पर तो पूरी भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री डांटना, फटकारना और वार्निंग देना शुरू कर दिया। इसके पहले रामेश्वर शर्मा जो विधायक हैं उनने उटपटांग बयान दिए। खुद मुरलीधर राव जो इनके इंचार्ज हैं उनने उटपटांग बयान दिए कि बनिया और ब्राह्मण उनकी जेब में है, उनका अपमान किया। तब तो कुछ बोले नहीं, लेकिन एक आदिवासी विधायक मंत्री का मामला आ गया तो तब तो ये तूल कर रहे हैं। ये इनके बयान बाकी नेता ऐसे ही देते रहेंगे और उन पर न तो कोई डांट डपट होगी न कोई उन पर रोक लगेगी। विजय सिंह आया था, कुछ करके गया है? कांग्रेस का आदमी इधर आया तो घुटने तोड़ दो, ठीक है कि नहीं? दलालों की नो एंट्री, तो ही तुम्हारा नगर सुरक्षित रहेगा, तो ही तुम्हारा इलाका सुरक्षित रहेगा। ये बिल्कुल साफ समझ लीजिए। बहुत छाती पीट के गया दिग्विजय सिंह। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि टंट्या मामा के ताबीज जो बटते हैं उनसे लोग स्वास्थ्य लाभ हासिल करते हैं। असीम आस्था है वहाँ, और इतने बड़े क्रांतिकारी को हम प्रणाम करने जा रहे। कहीं कोई ना प्रकृति न परमात्मा, कहीं कोई व्यवधान किसी प्रकार से पैदा नहीं हो पाएगा। दोनों को समान रूप से काम करना चाहिए, और खासकर जितने बड़े बड़े लोग हैं, ठाकुर ठकार और कुछ और बड़े लोग, वो अपन घर के और कोठरी में बंद कर देते, बाहर निकल गए थे। और जितना धान काटे वाले, अंगना लीपे वाले, गोबर फेंके वाले हमारे गांव की महिला का यही काम करते हैं ना। अरे भाई, महिलाओं को जब पुरुष और महिला का बराबर अधिकार है तो दोनों को बराबर काम करना चाहिए। आज और सब अपने अधिकारों को पहचानो और पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आप आगे आए, और जितने बड़े बड़े ठाकुर है ना, उनका घर में जाकर उनका महिला का बाहर से निकले तो पकड़ के बाहर निकाल, उन्हों का समाज के साथ काम करना चाहिए, तभी ना ये महिलाएं आगे बढ़ेंगी। टंट्या मामा भी कन्याओं का विवाह कराते थे, हमारे मामा भी कन्याओं का विवाह कराते हैं। टंट्या मामा भी बड़े लोगों को लूट कर गरीबों में बांटते थे। हमारा मामा लूट नहीं रहा, लेकिन जो टैक्स लगाते वो बड़े लोगों को लगाते और गरीबों में बांटते। समानता है। तो एक तरह से ये कह लें कि टंट्या मामा का पुनर्जन्म शिवराज सिंह चौहान के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में हुआ है। देखिए, बहुत सारी प्रतिक्रियाओं को सुन लिया, समझ भी लिया। ये जो बयान आए थे इसमें से कुछ बयान ऐसे थे जिनको लेकर फटकार भी लग चुकी थी, सीएम शिवराज ने खुद लगाई थी, बावजूद इसके नहीं माने। अब मुरलीधर राव ने जिस तरीके से कह दिया कि मेरी जेब में ब्राह्मण, मेरी जेब में बनिया, इन सब बातों का क्या मतलब है? इलेक्शन है, राजनीति है, तो आप कुछ भी बोल देंगे क्या? क्या हो क्या गया, या उसका एक एग्जाम्पल भी आप यदि दे रहे हो तो क्या इस तरह से कोई एग्जाम्पल दोगे कि उसका अर्थ का अनर्थ हो जाए? बाद में जब कोई बात होती है तो फिर माफी मांगनी पड़ती है, वो भी कब? जब बहुत ज्यादा विरोध हो जाएगा। बहरहाल विस्तार से चर्चा करेंगे क्या हो गया है इन माननीयों को। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए ब्रजगोपाल लोहिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रजगोपाल लोहिया जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए योगेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं। योगेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है चर्चा की शुरुआत। ब्रजगोपाल लोहिया जी, बहुत छोटा सा सवाल है। मुरलीधर राव, बिसाहू लाल सिंह,
कमल पटेल, उषा ठाकुर, केपी तिवारी जो विधायक है, क्या हो गया इन लोगों को, क्या हो गया है? और इस तरह के बयान देने से, इस तरह की बात करने का क्या मतलब है? ये सारे बयानों पर अलग अलग चर्चा हो सकती है एक साथ में। पहली बात कि इनमें से आप अभी किस बयान पर आप चर्चा कर रहे हैं, जैसे कि माननीय बिसाहुलाल सिंह जी का बयान का था, वो मामला का पटाक्षेप हो चुका है, वो उस पर माफी मांग चुके हैं, एक बात। दूसरी बात, अभी आपने एक दूसरे बयान पर चर्चा की कि कमल पटेल जी ने, तो कमल पटेल जी ने अगर तुलना की है टंटिया मामा जी शिवराज जी से, तो उनमें कोई अपराध तो नहीं कर दिया। कोई अपराध किया हो तो आप बताओ। जहां प्लास्टिक सर्जरी कराई जा रही है कि दादी की तरह नाक होना चाहिए, वहां अगर कमल पटेल जी ने ये कहा कि जो जो काम टंटिया मामा करते थे वे वैसे वैसे काम शिवराज जी भी करते हैं, ये एक तुलना थी। और ऐसे हम 50 लोगों की तुलना करते हैं, तो वो एक तुलना थी। जहां तक आज आप तीसरे बयान की बात कर रहे हैं, उषा दीदी ठाकुर का बयान है, उस बयान में आप मुझे दो बातें हैं। पहले आप बयान को आपने भी सुना होगा कि उन्होंने ये कहा है कि वहां टंटिया मामा के तावीज बढ़ते हैं और उससे लोग अपने आप को सुरक्षित मानते हैं। तो ये वहां की जो परंपराएं हैं वो परंपरा बताने का काम कर रहे थे। परंतु इसके साथ मैं इतनी बात और कहूंगा कि ये आप कह रहे हैं कि इस तरह के बयान हैं, राखी जी आप सब जानती हैं कि हम आस्था मूलक समाज में रहते हैं, एक ऐसे समाज में रहते हैं कि जिसमें हमारी आस्थाएं बहुत हैं, उसका विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। एक माँ अपने बच्चे के गले में ताबीज बांध देती है, एक माँ अपने बच्चे की कमर में काला डोरा बांध देती है। मैं ये धागे बांधे हूँ, कहीं हम उज्जैन महाकाल में जाते हैं तो ये बंधवा कर आते हैं और ये मानते हैं कि इससे हम पर परमात्मा की कृपा होगी और इसके कारण हम सुरक्षित भी रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे और समृद्ध भी रहेंगे। ये हमारी मान्यता है, क्योंकि हम आस्था मूलक समाज में रहते हैं। तो इसको हमारे दृष्टिकोण से हम देखने की बात ना करें। और जो माँ, जो जिस तरह की बातें हो रही हैं, जो माँ अपने बच्चे के गले में ताबीज लगाती है, कमर में काला डोरा बांधती है, पैर में काले डोरे बांधती है, वो बच्चे को दवा देना बंद नहीं करती है, वो दवा भी देती है। तो हम तो उस समाज में जन्म लिया है जिसमें दवाएं और दुआएं दोनों एक साथ मिलकर काम करती हैं, और जब तक इन दोनों का ना हो हमारे दिल में तसल्ली नहीं होती है। ब्रजगोपाल लोया जी, देखिए, आप अपनी जगह आपने अपनी बात रखी। मुझे बताइए, क्या इसी वक्त पे टंटिया मामा की सबसे ज्यादा याद आई है सबको, या भारतीय जनता पार्टी को, कि ऐसी याद आई कि उनके लिए बहुत कुछ करने का सोच लिया, उनकी तुलना की जा रही है शिवराज से, उनके ताबीज पहनने की बात हो रही है? ये अभी अभी हुआ, इससे पहले कभी नहीं हुआ? देखिए, मैं आपसे फिर बता रहा हूँ कि टंटिया मामा का 4 दिसंबर को हम एक बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं। उस परिप्रेक्ष्य में तैयारियां हो रही हैं और उन तैयारियों का जिक्र उषा दीदी ठाकुर वहां कर रही थी। राखी जी, देखो, ये जो मैंने आपसे कहा है, आप भी इस बात को जानती हैं कि व्यवहारिक जीवन के ये सारे सत्य हैं। ये सारे सत्य हम अपने दिन भर उस व्यवहारिक जीवन में लाते हैं। ये अलग बात है कि कई बार हम उसे सार्वजनिक उसकी स्वीकार्यता नहीं देते हैं, क्योंकि हम इस तरह के समाज में जी रहे हैं जो अपने आप को आधुनिक सिद्ध करने का प्रयत्न करता है। परंतु मैं फिर से कहता हूं कि ना तो उषा दीदी का ये अभिप्राय था कि वहां ये बांटे जाएं, और दूसरी बात, मैंने जो आपसे कहा कि हम जिस आस्था मूलक समाज में जीते हैं, तो ये कोई ऐसा कि ये शर्मिंदगी की बात नहीं है, ये तारीफ नहीं, तासीर की बात है। हमारी तासीर है कि जब तक ब्रजगोपाल लोया जी, अच्छा, मुरलीधर राव का ये बयान कि मेरी एक जेब में ब्राह्मण दूसरी जेब में बनिया, उन्होंने उसके बाद उस सेंटेंस को पूरा भी किया है, आप उसको देख ले कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने ये कहा कि जब हमारा एक कार्यकर्ता ब्राह्मण होता है तो वो हमारे पास होता है, और जब एक कार्यकर्ता क्षत्रिय होता है तब भी हमारे पास होता है, और हमारा हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म में कार्यकर्ता है। और जब हमारा कार्यकर्ता है तो ये देखिए, इस तरह के ये जो बातें की जाती हैं, और उन्होंने कोई ये पर्सनली नहीं कहा है, ये तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा। और केपी तिवारी के बारे में भी बात कर ही लें, फिर मैं योगेश जी पे आऊं, कहीं रह ना जाए। अब इसमें भी कुछ हो तो आप बता दीजिए कि शायद उनका इंटेंशन ऐसा नहीं था कि ऐसी योजना लाएंगे कि कांग्रेसियों के हार्ट फेल हो जाएं और किडनी फेल, सब फेल हो जाए। नहीं, इनके तो देखिए हृदय बचे ही नहीं है राखी जी, जिनके पास हृदय ही नहीं बचे हैं ये तो हर जगह फेल हो चुके हैं। हार्ट फेल इनका क्या होगा? इन्होंने तो एक ऐसा चादर ओढ़ लिया है कि इनका कुछ फेल नहीं होगा। हार्ट फेल उनका होता है जिनमें संवेदनाएं होती हैं, उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। और आप पूरे अच्छे से जानती हैं कांग्रेस के चाल चरित्र चेहरे को, मुझे आज इसको कहने की आवश्यकता नहीं। ठीक है योगेश जी, सारे बयानों पे पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लोया जी ने स्पष्ट कर दिया किसका क्या मतलब था। अब क्या था क्या नहीं था ये हम भी देख रहे हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि वाकई में इससे संतुष्ट हैं, क्योंकि बहुत डिस्क्राइब करके उन्होंने बोला है।
देखिए राखी जी, निवेदन है, जितना समय उनको दिया मेरा भी पूरा हाँ, समय बिल्कुल। लेके चाहिए। बोलिए। शुरुआत करता हूँ लोया जी की संवेदनाओं से। सात तो किसान कीरी बॉर्डर पर मर गया, कृषि कानून को कृषकों के हित में बताने वाले लोगों ने कृषि कानूनों को वापस लिया। पूरा 14-15 महीने में एक भी शब्द माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के प्रति संवेदनाओं के रूप में व्यक्त नहीं किया। ये संवेदनाओं का सबसे बड़ा उदाहरण। रही बात हृदय की, तो हृदय तो अगर इनके पास होता तो वो जो 40 हमारे पुलवामा अटैक में जवान मारे गए थे, उनकी जांच के निष्कर्ष आज देशवासियों के सामने होते हैं। देखिए, वर्ग संघर्ष से लेकर और समाज को बांटने और धर्म के आधार पर राजनीति करने वाले लोग, जिनके बयान जब जब बिगड़ते हैं, उनके बयानों को साधने के लिए लोया जी जैसे लोग सामने आकर बैठते हैं। अतिशयोक्ति नहीं होगी कि थूक कर चाटने वाले लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में। देखिए, मुरलीधर राव जी ने जो बनिया और ब्राह्मण वाला बयान दिया, सेम बयान अमित शाह जी ने 2018 विधानसभा चुनाव गुजरात में दिया था। बनिया कंजूस होता है और लूटमारी का दूसरा नाम बनिया है। तत्पश्चात में सूरत और अहमदाबाद के व्यापारियों से हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी थी और बड़े मान मनोबल के बाद वो बयान को साधा गया था। मुरलीधर राव जी ने जो बयान दिया वो सीधे सीधे बनिया और ब्राह्मण वर्ग का अपमान है। कमल पटेल जी के बयान को अगर ध्यान से सुने आप, तो एक तरफ तो वो टंट्या मामा को लुटेरा बता रहे, दूसरी तरफ वो शिवराज जी को उनका पुनर्जन्म बता रहे हैं। अब ये शिवराज जी की तारीफ कर रहे हैं या उनकी आलोचना, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद ही उसको अपने चश्मे से देखें। बाकी उन्होंने जो कहना था कमल पटेल जी ने, वो कह दी अपनी बात, और इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पिछले 17 साल से प्रदेश के मुखिया बंटाधार शिवराज जी हैं, और प्रदेश के क्या हालात हैं, कृषकों के क्या, कृषि हमारे किसानों के क्या हालात है, युवाओं के क्या हालात है, वो प्रदेशवासियों से छुपे नहीं। तीसरा बयान उषा ठाकुर जी का, जो टंट्या मामा की साजिश से कोरोना और अन्य बीमारियां भाग जाती है। देखिए, कोरोना की हर डिबेट में हर भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया तकरीबन कि कांग्रेस ने भ्रमित किया। भ्रमित करने वाले लोग कौन है राखी जी? कभी गोबर लेपन को कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इससे कोरोना चला जाएगा। कभी हवन करने को कहते हैं, कभी ताबीज पहनने को कहते हैं। कांग्रेस ने तो हमेशा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में वैक्सीन, अधिक से अधिक वैक्सीनेशन की डिमांड करी है। आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस पर लगाएंगे, लेकिन समाज को बांटने और भ्रमित करने वाले बयान हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के लोग देते आए। बिसाहू लाल साहू ने तो सीधे सीधे राजपूत समाज पर मतलब इतनी ही अशोभनीय टिप्पणी करी है कि अगर शिवराज जी की जगह और कोई मंत्री, मुख्यमंत्री होता और ये गद्दार 28 के सदस्य नहीं होते, तो मैं समझता हूँ उनसे इस्तीफा ले लिया जाना चाहिए था, मगर माफीनामे से काम चला लिया। 2018 विधानसभा चुनाव के पूर्व मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी ने एक बयान दिया था, कोई माई का लाल, माई के लालों ने कुर्सी सरका ली थी इनके नीचे से। तो ऐसा नहीं है कि इन बयानों को आप टीवी डिबेट में बैठकर साध लोगे और जनता समझ नहीं रही है। जनता सब समझ रही है, आपका खेल देख रही है। समय आने पर आपका हिसाब जरूर चुकता किया जाएगा। तो राखी जी देखिए, मेरी समझ में नहीं आता, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये तरह का बयानबाजी, क्योंकि ना अभी कोई चुनाव है, ना ही कोई ऐसा समय है कि इस प्रकार के बिगड़े बोल। हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि अहंकार में मदमस्त भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता और उनके जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, वो अपनी जमीन भूल चुके हैं। वो आज आम जनता को जनता नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए कुछ कह रहे हैं काफी देर से ब्रजगोपाल जी, बोलिए फिर मैं अपना सवाल लूं। राखी जी नहीं, आप देखिए, आपका सवाल भी साथ कर दीजिए। मैं आपको फिर कहता हूँ कि हमारे साथी आदरणीय गुप्ता जी सारे में घूम आए, कृषि कानून, पुलवामा,
ये सब में घूम आए। आपको मालूम है मैं सबसे चर्चा करने तैयार हूँ, परंतु उन्होंने अभी तक इस बात का कोई जिक्र नहीं किया कि ताबीज बांधने में आपकी पार्टी का क्या मकसद है, कि क्या आप इस आस्था पर भरोसा रखते हैं या नहीं, ये हाथ में कलावा बांधने पर आप भरोसा रखते हैं या नहीं। आप इस पर भी जवाब दे देते तो बड़ी मेहरबानी होती, क्योंकि हम चर्चा इस पर कर रहे हैं। दूसरी बात, एक बात पर मेरी योगेश जी आपका समय आएगा, मैं नहीं बोल रहा था, आपका समय आएगा, आप जवाब लीजिए ना। अरे आप लिख कर रखिए, नहीं क्यों लीजिए आप, इतनी याददाश्त तो रखिए। आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपको भूलने की आदत है, क्योंकि आपकी पार्टी को भूलने की आदत है। आप लिख कर रखिए, आपका जवाब नहीं दे रहे। देखिए आप लोग बातों अब आप मेरी बात सुन लीजिए। फिर मैंने आपसे कहा आप बीच में मत बोलिए, आप अपने समय में बोलिएगा। आप राखी जी आपको पर्याप्त पूछो ना, नहीं आप प्रश्न जब समय आएगा तब जवाब दीजिए। नहीं अरे आप सुनिए तो, अभी आपने क्या कहा टंटिया मामा के बारे में, अभी आपने क्या कहा टंटिया मामा के बारे में, कि वो एक लुटेरे थे, और यही आप इतिहास में पढ़ाते रहे, यही आप पढ़ाते रहे। कृषि मंत्री ने अरे हम तो हमेशा से जो मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के मंत्री है कमल पटेल जी, उनके वक्तव्य। अरे आप लिख लो, समय आएगा जब आप दीजिए, आपको कहना पड़ेगा, राखी जी आपको करना पड़ेगा, उसके समय में कमल पटेल ने हर बात का जवाब देंगे। मुझे लगता है, देखिए एक बात बोलूं, मुझे लगता है आप दोनों बहुत समझदार हैं, दोनों को मैंने भरपूर समय भी दिया। मिनिमम 30 से 40 सेकंड बोलने का होता है, मैंने 5-5 मिनट दोनों को अच्छे से बोलने दिया। आप जल्दी से सुन के हम कुछ एक हल निकालें उसका। देखिए राखी जी, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आप योगेश जी को पुनः 5 मिनट दीजिए, मैं नहीं बोलूंगा, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूँ कि हमारा जो प्रश्न होता है उसका उत्तर नहीं आता। दूसरी बात, इतिहास में जो पढ़ाया गया है उसी को तो बदलने की हमारी तैयारी है, कि आपने ये कम्युनिस्ट पार्टी का कांग्रेसियों के चश्मे से लिखा इतिहास पढ़ा दिया, जो अंग्रेज लिख कर गए थे उसे इतिहास बता दिया। जिस क्रांतिकारी टंटिया मामा का नाम क्रांतिकारियों में होना था, उन टंटिया मामा को आपने लुटेरा साबित करने की कोशिश की कांग्रेस पार्टी ने। इन सबके साथ एक सबसे खास बात मैं आपसे कह रहा हूँ, अभी पीसी शर्मा जी को आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि बिसाहू लाल सिंह जी के साथ इस तरह से किया गया, और ये कह रहे हैं इस्तीफा लेना चाहिए। ये खुद पार्टी कंट्राडिक्शन में है, इनको ये तय नहीं है कि हमें किस पर क्या स्टैंड रखना है। और तीसरी जो बात मैं कह रहा हूँ आपसे, कि गाय के गोबर की भी बात कर रहे थे, गाय के हवन की भी बात कर रहे थे, हम तो आज भी कह रहे हैं कि हवन से वातावरण शुद्ध होता है, आज भी कह रहे हैं। आप कहिए क्या शुद्ध होता है, हम अभी भी कह रहे हैं कि गौ का गोबर सबसे अच्छा है, गोमेय कहते हैं उसको, स्नान करने में भी अच्छा है और बहुत सारी चीजों में अच्छा है। तो योगेश जी आप तो अपनी राय बताइए कि गौ का गोबर ठीक है कि नहीं, हवन ठीक है कि नहीं, ये कलावा ठीक है कि नहीं, वो तारीफ ठीक है कि नहीं। आप तो अपनी पार्टी का स्टैंड रखिए ना, और आप इन सब के खिलाफ खड़े हो जाइए, हम कहाँ कह रहे हैं। ठीक है योगेश जी, अब बोल लीजिए। आपकी बात देखिए राखी जी, इन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न पूछे हैं, तो मैं सीधा सीधा जवाब दूंगा। 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी इंडिया स्टार्टअप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, दूसरी तरफ उनके पार्टी के लोग बैठकर चैनलों के माध्यम से अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। हम मतलब कांग्रेस पार्टी ने कभी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दिया है। रही बात गोबर की उपयोगिता की, तो उसका जो उपयोग करना चाहिए वो आज से नहीं, पिछले 50 साल पहले से कांग्रेस ने ऐसे संयंत्र बनाए हैं जिनका ऊर्जा में और अन्य उपयोगी जगह में उपयोग किया जा रहा है। ये जो बार बार दिखाते हैं, ये जो कलावा ये हर हिंदू के हाथ में बंधा हुआ मिलेगा, इसको रक्षा सूत्र कहते हैं। इस पर ज्यादा चिंतन मनन गंभीरता से आप उसको वर्गीकृत करने की कोशिश ना करें। दूसरी बात आपने कही इतिहास। अरे जिन लोगों का भारत के इतिहास के निर्माण में 0% योगदान, अंग्रेजों से 100 मर्तबा माफी मांगने वाले लोग, जरा इतिहास बना के तो दिखाओ जो बिगाड़ने चले हो। इतिहास बिगाड़ तो रहे हो, बनाने में कितना रक्त बहता है, कितनी कुर्बानियां होती हैं, कितना बलिदान होता है, और उसमें सभी वर्ग के लोग शामिल होते हैं।
आप लोग तो वर्ग संघर्ष कराते हो, गोपाल जी, आ रही है। समाज को बांटते हो। हिंदू मुसलमान के अलावा आप वर्ग संघर्ष हिंदुओं में कराने लगे हो। कभी आदिवासी के नाम पर, कभी ब्राह्मण के नाम पर, कभी बनिए के नाम पर, कभी सिंधियों के नाम पर। तो ये इस तरह की छिछोरी राजनीति कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं करी। मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी ने ठीक है। हमेशा आधारभूत सिद्धांतों के ऊपर अपनी राजनीति करी है और विकास, डेवलपमेंट और सभी वर्गों को साधते हुए अपना कार्यक्रम जनता के समक्ष रखा है। आइदर जनता ने स्वीकारा और नकारा, उससे कांग्रेस पार्टी को अपने स्टैंड पर कोई फर्क नहीं होता है। ठीक है, लेकिन योगेश जी। आप लोग अपने डेवलपमेंट 17 साल हो गए, इतना बड़ा दुर्भाग्य कि आप लोगों के पास बताने के लिए उपलब्धियां ही नहीं है प्रदेशवासियों के पास ठीक है कि योगेश जी। हमने ये काम किए, इस आधार पर हमको आप चुनिए। आप वही अभी भी लगे हुए हो। ठीक है ब्रजगोपाल जी, हिंदू, मुसलमान, बोलिएगा अपनी बनिया, बात, लेकिन ब्राह्मण, मुझे एक बात बताइए आदिवासी, सिंधी, मतलब है। क्या है? योगेश जी ठीक है, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत सारी चीज़ों के इर्द गिर्द घूम आए, बहुत सारी चीज़ें हमने देख ली, लेकिन बात अभी जिस तरीके की हो रही है कि किस तरह की बयान दे देते हैं, किस तरह की शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये पहले भी हुआ, कांग्रेस में हुआ, बीजेपी में हुआ, अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ज़्यादा आ रहा है। ब्रजगोपाल लोहिया जी, आपने बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया, लेकिन मुझे जो यहाँ पर एक बात लग रही है, जैसा कि आपने कहा कि यदि शिवराज जी की तुलना कर दी टंटिया मामा से तो क्या दिक्कत है। मुझे ये बताइए कि क्या आज महात्मा गांधी की तुलना आप किसी व्यक्ति से कर सकते हैं जो हमारे देश के लिए कुर्बानी देकर गए, कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी का हो, कोई आदिवासी वर्ग का हो, कोई भी हो, मैं कह रही हूँ कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत बड़ा बलिदान दिया हो, उसको क्या हम किसी व्यक्ति से कंपेयर कर सकते हैं? उन्होंने जो काम किए उसे कंपेयर करना ठीक होगा? देखिए राखी जी, जो हमारा दैनिक बोलचाल होता है, आप भी इस बात को बहुत अच्छे से जानती हैं कि आप अपने बच्चे को जब किसी दिन किसी अवस्था में देखते हैं, किसी रूप में देखते हैं, तो आप उसकी तुलना करते हैं कि तू इस तरह का है, तू इस तरह का है। मैं भी करता हूं और हम समाज में करते हैं। कोई व्यक्ति जब निकलता है तो कहते हैं कि मूंछें हैं तो ऐसी हैं। तो इस तरह की चर्चाएं, तुलनाएं समाज के दिनचर्या का हिस्सा है। परंतु मैं आपसे फिर कहता हूं, योगेश जी अभी कह रहे थे, उसने बात का गोल गोल जवाब दिया कि 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। अरे 21वीं सदी में ही हम रक्षा सूत्र बांध कर जी रहे हैं। हमारे नेता आज भी मंदिरों में जा रहे हैं। कांग्रेस से हमारे जो बात कर रहे थे आदरणीय योगेश जी कि हमने अंधविश्वास किसे कहते हैं, हम अंधविश्वास नहीं मानते, हम केवल विश्वास करने वाले लोग हैं। और विश्वास में विश्वास कीजिए आप। अब देखिए आप, कोई कहीं मंदिर में पूजा कर रहा है, कोई कहीं चादर चढ़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये तो पृथक पृथक आस्थाओं का केंद्र है। और हम ये कहते हैं कि दुआ दवा एक साथ चलेगी, धर्म और विज्ञान एक साथ चलेगा। जहां विज्ञान उपयोगी है, विज्ञान का उपयोग होगा। जहां धार्मिक आस्थाओं और मान्यताओं की बात है, वहां उन पर भी काम होगा। और ये जो हमारा समाज है, यही तो वो बहुरंगी समाज है जो भारत को अलग करता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लोगों ने ये कहा है कि यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए, जहां से कुछ खास है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये हमारी हस्ती जो नहीं मिटती वो कौन सी हस्ती है? ये वही तो हस्ती है हमारी कि जो विज्ञान और धर्म को, आस्था को और कर्म को एक साथ लेकर चलती है, जो दुआ को और दवा को एक साथ लेकर चलती है। और यही हमें पूरी दुनिया में सबसे पृथक भी करती है और सबसे श्रेष्ठ भी करती है। ठीक है, हाँ योगेश जी बोलिए। देखिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा को निर्माण करने में कांग्रेसियों का अथक योगदान, अमूल्य बलिदान है, जिसका जो सही चरितार्थ है उसको बिगाड़ने में आप लोग लगे हुए हो। निवेदन करता हूं आप लोगों से कि आप विज्ञान और धर्म को साथ में ना जोड़ें। विज्ञान और धर्म एक नहीं है। आपका जो रामदेव बाबा, जो लाला रामदेव के नाम से मशहूर है आज भारतवर्ष में, उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाइए जब उन्होंने डॉक्टरों द्वारा निर्मित, वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित वैक्सीनेशन को चुनौती दी थी। जब लाला रामदेव ने हमारे माननीय डॉक्टरों की बेइज्जती करी थी, हमारे साइंटिस्टों की बेइज्जती करी थी, ये सब आपके मोदी शासन में संभव हुआ। कांग्रेस का शासन होता तो वो खाने बाबा जेल के अंदर होता। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी उसको फटकार लगाई है। अगर आज हमारे डॉक्टर, हमारे साइंटिस्ट और हमारे वैज्ञानिकों ने वैक्सीन नहीं बनाई होती तो आज भारतवर्ष में क्या हालात होते हैं?
आप तो ये अभी कहिए ना, अंधविश्वास को आप बढ़ावा आयोग देना के बंद खिलाफ करिए हैं। आप कह दीजिए और ना कि आप अधिक से आयोग के अधिक खिलाफ हैं। वैक्सीनेशन ठीक है, कैसे हो ब्रजगोपाल ये लोहिया जी सुनिश्चित कीजिए। और योगेश देखिए, गुप्ता कौन जी, बीच में देखिए बोल समय रहा की है? सीमा है, हम इस विषय पर देखिए, और बात कर अधिक सकते से हैं, लेकिन अधिक समय की सीमा है, वैक्सीनेशन मुझे को बीच में सुनिश्चित रोकना पड़ेगा। कीजिए और आप अंधविश्वास दोनों को मेहमानों का रोकिए। बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। मान जाओ माननीय, मानेंगे कि नहीं मानेंगे लगता तो नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरे के पूरे जो बयान थे उस पर बहुत क्लियर कर दिया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस से कोई देखिए अछूता नहीं था, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज्यादा बयानबाजी आई वो भारतीय जनता पार्टी से आई है, इसलिए निश्चित तौर पर ये चर्चा का विषय बना कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, कब मानेंगे। बिसाहुलाल सिंह को तो फटकार भी लगाई सीएम शिवराज ने, माफी से काम हो गया, लेकिन फिर दोबारा अब मुरलीधर राव शुरू हो गए। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये अच्छा मैसेज नहीं जाती। आप सब दिग्गज हैं, राजनीति की बातें करिए, मुद्दों की बातें करिए, कटाक्ष तंज आप दलों पर करिए, लेकिन इस तरह से किसी वर्ग पर कोई टिप्पणी मुझे लगता है ठीक नहीं है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ सबसे पहले